तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज हब में। तो ये है आपकी हिस्ट्री की पहली क्लास। तो इसमें हम क्या समझेंगे। तो आज है 1 जुलाई और आज से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। किसके लिए? यूपीपीसीएस 2026 के लिए। तो आज ये है हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास। तो इसमें हम क्या समझेंगे कि सिलेबस क्या है, फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे। उसके बाद एक चैप्टर हम खत्म करेंगे, पूरा नहीं खत्म करेंगे, जितना हो पाएगा उतना किया जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, कल मैंने बताई थी आपको 1 घंटे की वो क्लास थी। पूरी 5 महीने की स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे हम पूरे सिलेबस को 2 से 3 बार तक, 3 बार क्या 4 बार तक हम कैसे पूरे सब्जेक्ट को रिवीजन करेंगे। आप उस क्लास को देखना मत भूलिएगा, आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। क्लास भले ही 1 घंटे की है, लेकिन 5 मंथ में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब उस क्लास में है। तो क्लास आपका 1 घंटा भले जाएगा, तो आप सोते वक्त ही आप उसको चालू करके रख लीजिएगा और पूरी बात सुन लीजिएगा। और मेरी बात एक और सुनिएगा ना, तो नोट्स और पेन लेकर बैठिएगा। उसके हिसाब से अपना बना लीजिएगा टाइम टेबल और अपने टेबल के सामने लगा दीजिएगा। और 6 दिसंबर का टाइम ना बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर टेबल के सामने लगा दीजिएगा, क्योंकि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है प्रीलिम्स के लिए। तो चूंकि हम ये 2 महीने पढ़ेंगे, वो प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास होगी हम इसमें क्या करेंगे, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद लेसन खत्म होने के बाद मैं किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको ये भी बताऊंगी और लिख कर दिखाऊंगी भी। लेकिन वो इस क्लास में नहीं, वो आपको रात को मिलेगा 9 बजे। तो देखिए, पहली हमारी क्लास कौन सी? हिस्ट्री का सिलेबस क्या होगा। इतिहास। इसको हम देखिए प्री और मेंस के लेवल पे अगर हम देखें तो इसके 4 पार्ट हैं। कौन कौन से? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, और क्या? विश्व का इतिहास। चूंकि ये केवल प्री में मेंस में पूछा जाता है, तो इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। हम अभी बस इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और इन 3 सब्जेक्ट में से मेंस और प्री में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? तो इसका है। उसके बाद किसका है? इसका है। सबसे कम किसका है? इसका है। तो ये 1 महीने के जो अंदर होगा, चूंकि मेंस में भी इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा, इन दोनों से आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, मैं आपको क्या करूंगी, 1 महीने के अंदर मैं आपको ये पढ़ा दूंगी प्री और मेंस दोनों के लेवल पे। मैं आपको ये पढ़ा दूंगी प्री और मेंस दोनों के लेवल पे। ये हमारा बचा रहेगा। इसको मैं इस 1 महीने के अंदर नहीं पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये इसका जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है ना, वो हमारे मेंस में पूछा जाता है और प्री में इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन जो हमारे 3 महीने लास्ट में हमने जो बताया था, इसीलिए मैंने बोला है कि पहले उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा। आप उस 3 महीने में क्या करेंगे, जब मैं प्री के लेवल पे जाके बस पढ़ाऊंगी तो वहां मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगी। उसके बाद जब हमारा प्री का एग्जाम हो जाएगा तब हम इसको फिर से मेंस के लेवल पे पढ़ेंगे। लेकिन अभी चूंकि इन दोनों का वेटेज ज्यादा है,
इसीलिए इन दोनों को हम सबसे ज्यादा टाइम देंगे, यानी कि इस एक महीने के अंदर हम एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री इन दोनों को कंप्लीट कर देंगे। और इसको तो हम अभी प्री में नहीं पढ़ेंगे, यानी कि इन 5 महीनों में इसकी कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूछा जाता है मेंस में, और प्री में पूछा भी जाता है ना तो एक दो क्वेश्चन के लिए आप इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ें, तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ये बहुत ही गलत होगा। तो इसको आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक। मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए, अब डायरेक्ट अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फालतू की बातें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास पर देते हैं ध्यान, ठीक। तो अभी उजाला कम आ रहा है क्या? मैं चलिए सॉरी, मैंने एक मिनट। हाँ, तो अभी उजाला सही है ना? अब चलिए क्लास करते हैं अपनी शुरू। तो आज हम कौन सी क्लास पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। इसको पढ़ने का क्रम क्या होगा? मैं जो क्रम बता रही हूँ आप उस क्रम को लिख लेना, सीक्वेंस वाइज वैसे ही चला जाएगा, ठीक। सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगा? मैं यहाँ क्रम लिख देती हूँ। सबसे पहले भूमिका, फिर कालक्रम, फिर विस्तार, फिर राजनीतिक शासन उस समय कैसा था, राजनीतिक शासन कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, ये हो गया। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, आपके कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, इसीलिए मैं पहले ही इस पे सारा लिखती हूँ ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना पाए। क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, व्हाइट बोर्ड है, तो मान लीजिए माइंड है एक दो टॉपिक स्किप हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको पेज पे लिख दिया है। और इसको बहुत ही बेहतर नोट्स बनाया है मैंने, बहुत ही अच्छा। तो देखिए इसमें और क्या क्या है। प्रमुख स्थल है हमारे, व्यापारिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, व्यापार हो गया, हाँ, प्रौद्योगिकी कैसी थी उस समय, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे पतन के क्या कारण थे। एक क्लास लेने के लिए, 1 घंटे क्लास लेने के लिए मैं खुद 2-3 घंटे पढ़ती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक। तो इसलिए मैं उसको पेज पे लिख देती हूँ ताकि कोई भी पॉइंट मेरे से छूटने ना पाए। जो ना याद आए मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ताकि आपको आपका कुछ भी नुकसान ना होने पाए, ठीक। तो देखिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? भूमिका, फिर कालक्रम, फिर उसका विस्तार देखेंगे, फिर ये टॉपिक देखेंगे हम। इसको यहाँ होना चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ और यहाँ मैं लिख देती हूँ प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल, और यहाँ मैं लिख देती हूँ राजनीतिक स्थिति।
आप जब नोट्स बनाना ना तो सबसे पहले जैसे मैंने इस पेज पे लिखा है, इस पे लिखा है, वैसे आप सारा इसको लिख लेना कि हमें पढ़ना क्या है। इससे क्या होगा, मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी और आप उस पर टिक लगाते जाना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो आपको ये समझ आएगा कि हमने पूरे टॉपिक में क्या गलती से छूटा है या कितना हमने कवर कर लिया है। ठीक। और मैं एक बात बताऊं, तो इन सारे क्वेश्चन से प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं जितना कराऊंगी उसका मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगी। ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी भाई? तो सबसे पहले आती है उसकी भूमिका क्या थी। आज से लगभग कितना 100 साल पूर्व, सोचिए हजारों साल पहले एक ऐसी सभ्यता विकसित हुई जो आज के शहरों की सभ्यता को, मतलब आज के शहर में जो व्यवस्थाएं होती हैं उससे भी बेहतर थी। सोचिए, क्या आज के समय में शहर में जो रोड बनते हैं वो समकोण पे कटे हुए रहते हैं? नहीं। क्या जन विकास की व्यवस्था उचित सही से बनी होती है? नहीं। इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? बाढ़ की स्थिति देखते हैं। बड़े बड़े शहर जब बाढ़ आता है तो डूब जाते हैं। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सब शहर डूब जाते हैं। लेकिन उस समय सोचिए, उस समय के लोग कितने इंटेलिजेंट थे कि उस समय उन लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई थी, इतना अच्छा शहर बनाया था कि आधुनिक समय में भी वैसे शहर अभी तक नहीं बन पाए हैं। सिर्फ एक शहर है इंडिया में जो सिंधु घाटी सभ्यता की तरह है। अब वो कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप नहीं बता पाए तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी वो कौन सा शहर है। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि ये जानने की कौन सा ऐसा शहर है जो एकदम हूबहू तो वैसा नहीं है लेकिन बहुत हद तक वैसा है। तो सोचिए, इतने हजार साल पहले हमारे देश में एक ऐसी सभ्यता विकसित हुई जो काफी विकसित सभ्यता थी। उस समय विश्व में बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हो रही थी, लेकिन क्या वो सिंधु घाटी सभ्यता की तरह विकसित थी? बिल्कुल ही नहीं। वो सिंधु घाटी सभ्यता की तरह विकसित नहीं थी। वो छोटी छोटी सभ्यताएं थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर, सोचिए इतने बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ सभ्यता थी और एकदम संगठित सभ्यता थी। सोचिए, हर चीज थी। इकोनॉमिक्स बेस पे मजबूत थी, राजनीतिक स्थिति में मजबूत थी, स्ट्रक्चर इसका एकदम मजबूत था। सोचिए, उस समय इतनी अच्छी सभ्यता हमारे यहाँ विकसित हुई थी। कितना ये गर्व की बात है। उस समय कौन कौन सी सभ्यताएं थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ही चल रही थी लेकिन वैसी थी नहीं? तो कौन कौन सी सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी? तो कौन सी थी? पहली हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है इसी के साथ एक सभ्यता विकसित हो रही थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अभी आप लिखना नहीं, मैं इसको बाद में लिखवाती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। सभ्यता थी। इसी के समकालीन एक और सभ्यता थी, वो कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता। ये तीनों सभ्यताएं जो थी ना आपस में कनेक्ट थी। कैसे? व्यापार के थ्रू। ये तीनों आपस में व्यापार करती थी, इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके समकालीन एक और सभ्यता थी लेकिन इसका कनेक्शन कुछ नहीं था इन तीनों सभ्यताओं से। वो थी कौन सी सभ्यता? चीन की सभ्यता। अब इसका रीजन क्या है कि चीन की सभ्यता का कनेक्शन सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं था? इसका रीजन ये है कि आपको पता है कि भारत में हिमालय पर्वतमाला है
और चूंकि चीन हिमालय पर्वतमाला के उधर पड़ता है नॉर्थ में, तो वहां चीन की सभ्यता विकसित हो रही थी। इसलिए इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चूंकि इतना बड़ा समुद्र था बीच में, तो वो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से कनेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो मिस्र की सभ्यता थी, वो सिंधु घाटी सभ्यता से कनेक्ट थी। क्यों? क्योंकि एक तो वो पास थे सिंधु घाटी सभ्यता के, दूसरा जलमार्ग तो था, अच्छा खासा जलमार्ग हमारे पास था, बीच में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बाधा डाल सके। ठीक, तो इसीलिए ये तीनों सभ्यताएं आपस में कनेक्ट थी। और हिमालय पर्वतमाला, चूंकि उस समय तो कोई वो रडार वगैरह था नहीं जिससे पता किया जा सके, उस समय तो नॉर्मल चीजें ही होंगी, तो हिमालय पर्वतमाला को पार करके इतना आसान नहीं था उस समय किसी और सभ्यता से जुड़ना। इसीलिए चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं जुड़ी थी। लेकिन ये दोनों सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई थी और इसके साक्ष्य भी मिले हैं। इतना आपको समझ में आया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हटा देते हैं। अब क्या आती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका आकार कैसा था। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, मतलब जितने क्षेत्रफल में फैला था वो, उसका आकार क्या था। तो चलिए जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका आकार जो है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। एक मिनट, कैसा है आकार उसका, त्रिभुजाकार। उसका आकार है जो त्रिभुजाकार है। यहाँ पे पड़ता है जो, देखिए अब आपको मैपिंग में मैं बता देती हूँ दिशा कैसे होती है। ये है मैपिंग, तो ये मैपिंग में क्या देखा जाता है, इसको माना जाता है पूरब, इसको माना जाता है पश्चिम, इसको माना जाता है उत्तर और इसको माना जाता है दक्षिण। ठीक, मैप में हमेशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ऐसे चलता है। ठीक, अरे सॉरी, गिर गया था। तो देखिए मैप में ये दिशा ऐसे होती है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो उत्तर है ये किस नदी के किनारे है। तो ये सबसे पहला क्या हो गया, आकार। इसको पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार। अब सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर में क्या था, तो मालदा। कहाँ है ये, जम्मू कश्मीर। कहाँ है, जम्मू कश्मीर। ये है पूरब। तो लिख भी दूं कि कौन सा कौन है, हाँ तो ये है उत्तर, वेट, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ठीक, ये कहाँ है, आलमगीर। किस राज्य में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। दक्षिणी सीमा क्या है इसकी, दैमाबाद। कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र।
पश्चिमी क्या है? सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर। कहाँ है ये? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देती हूँ बलूचिस्तान, आप लिख लेना। तो आप सबसे पहले पेज पे ये बनाओ कि उसका आकार कैसा था, फिर लिखो उत्तर में क्या था, तो मांडा। कहाँ पड़ता है? किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। पूर्व में आलमगीरपुर। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। दक्षिण में दैमाबाद। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और पश्चिम में सुतकांगे डोर। कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी नदी के किनारे है। तो ये जो मांडा है ये किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। चिनाब नदी। ये किसके किनारे है? हिंडन नदी। ये किसके किनारे है? गोदावरी नदी। ठीक, और ये दास्त नदी। ठीक, आपने ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद हम देखते हैं इसकी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी थी। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? तो जो इसकी चौड़ाई थी वो कितनी है? 1600 किलोमीटर। और जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 1400 किलोमीटर। तो चलो आप ये लिखो, इसको ऐसे ही सेम टू सेम बना लो, ऐसे ही बना लेना। इसको मैं हट जाती हूँ, आप कर लो, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा। अब मैं इसको हटा देती हूँ, हटा दूं? तो आप इसको ऐसे लिख लेना, ये प्री में पूछा जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक बार लिख के बता देती हूँ। दिशा, मान लीजिए उसको बोल देते हैं शहर का नाम और नदी। दिशा उत्तर, कौन सा? मांडा। कौन सी नदी? चिनाब। दिशा दक्षिण, कौन सी नदी? सॉरी, कौन सा शहर? दैमाबाद। ये है जम्मू कश्मीर, यहाँ है महाराष्ट्र। कौन सी नदी? गोदावरी। ये आपका है पूरब। कोई बात नहीं, चल नहीं रहा है सही से। पूरब, पूरब में आलमगीरपुर। किस राज्य में? यूपी। किस नदी के किनारे? हिंडन।
पश्चिम। मेरे साथ साथ ही आपको लिखते चलना। पश्चिम में सतकांगेडोर, कहाँ पे है? बलूचिस्तान, कौन सी नदी? दास्क। फटाफट लिख लो आप लोग, लिखे तो हो ही, ऐसे भी बना के लिख लेना, ठीक। अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब देखते हैं, अब थोड़ी समझने वाली चीज आती है। तो देखिए, इसमें से ये हो गया, ये हो गया। अब पहले कालक्रम पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या डिसाइड किया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम डिसाइड किया गया है वो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक कालक्रम। कालक्रम में क्या आपको लिखना है? तेईस सौ 50 से 1750 ईसा पूर्व तक। विस्तार में एक क्वेश्चन और आप ऐड करना कि सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय सीमा कितनी है? तो 1300 किलोमीटर है। आप लिख लेना उनके, ठीक। ये हो गया आपका कालक्रम। अब इसे हटा देते हैं। कालक्रम से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो कालक्रम भी आपको याद होना ही चाहिए। अब आते हैं, अभी प्रमुख स्थल पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे, यहाँ एक चीज ऐड करते हैं, खोज। आखिर इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई कैसे थी? तो देखिए, सबसे पहले आते हैं 1823 में। 1823 से कहानी शुरू करते हैं। अंग्रेज इंडिया में आ चुके थे, कब्जा कर चुके थे वो अपना, यानी कि हम उनके गुलाम अब बन चुके थे। चूंकि ये बहुत ही खराब स्थिति थी हम लोगों की, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो इतिहास है हमारा, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो 1823 में क्या हुआ कि एक चार्ल्स मैसन नाम के अंग्रेज थे, उनको कुछ ईंटें मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ ईंटें उनको प्राप्त हुई थी, लेकिन वो इसको इग्नोर कर दिए थे, यानी कि उस समय उत्खनन नहीं किया गया था। वो ईंटें देखे थे, वो उसके बाद वो चीज छोड़ दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ, 1853 से 1856 तक, चूंकि आपको पता है इसी समय भारत में रेलवे लाइन का बिछाया जा रहा था, रेलवे का विस्तार किया जा रहा था, तो उस समय क्या हो रहा था, तो खनन का काम भी चल रहा होगा, रेलवे के लिए बनाई जा रही होंगी। तो उस समय क्या हुआ, एलेक्जेंडर कनिंघम के समय में, उन्हीं के शासन का समय में वो रेलवे का विकास चल रहा था। दो अंग्रेज थे, जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन, जिनको ब्रटन बंधु बोला जाता है, ब्रटन बंधु। तो अब इनको भी कुछ ईंटें मिली थी। कब, कैसे? रेल लाइन जो बिछाई जा रही थी कराची से लेकर लाहौर तक, वहीं पे इनको मिला था, कुछ ईंटें इनको प्राप्त हुई थी। लेकिन फिर भी उस समय उत्खनन नहीं कराया गया। क्यों नहीं कराया गया होगा? अंग्रेज हमारे ऊपर कैसे शासन कर रहे थे? क्या बोलकर कि हम लोगों को कुछ आता नहीं है। वो हमें क्या सिखाने आए हैं? वो हमें विकसित करने आए हैं, हमें सभ्यता सिखाने आए हैं। उनको ये बात पता थी कि अगर ये सभ्यता बाहर आई तो सबको ये पता चलेगा कि हम पहले से ही विकसित थे। क्योंकि जब उनके पास कुछ नहीं था, जब वो ऐसे ही खाना बदूस की तरह रहते थे, तब हमारे पास क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी, और वो भी एक विकसित सभ्यता, शहरी विकसित सभ्यता थी हमारे पास। तो एक बात ये मान सकते हैं कि ये जानबूझकर इसको इग्नोर किया गया।
तो ये 1856 तक तो इग्नोर, 1856 में भी कुछ ईंटें मिली, लेकिन वो इग्नोर कर दिया गया। अब जो आते हैं वो 1921 में। 1921 का टाइम आता है दयाराम साहनी जी की अध्यक्षता में। पहले तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जो थे वो जॉन मार्शल थे। उन्होंने ये काम सौंपा दयाराम साहनी जी को और उनसे इस सभ्यता की खोज के बारे में खोज की जिम्मेदारी दी। ठीक, तो क्या हुआ कि 1921 में सबसे पहले जो हुआ हड़प्पा की खुदाई हुई और हड़प्पा सभ्यता हमारे सामने आई। तो 1921 में सबसे पहले किसकी खुदाई हुई थी? हड़प्पा की। हड़प्पा जो जगह है सबसे पहले उसकी खुदाई हुई थी। किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने। कब करवाई थी? 1921 में। तो चलिए खोज का एक क्रम हम लोग देख लेते हैं। अब आप लोग लिखिएगा इसे। दो मिनट दीजिए, मैं जरा पानी पी लूं। बहुत ही गर्मी हो रही है ना, इसीलिए बार बार प्यास लग रही है। तो खोज का हम क्रम देखते हैं। कैसे? सबसे पहले 1826 का समय देखिए। इस समय क्या हुआ? चार्ल्स मेसन, किसको? चार्ल्स मेसन, इनको क्या मिला? कुछ ईंटें मिली। परंतु उत्खनन नहीं करवाया गया। नहीं हुआ। ठीक, फिर 1853 से 1856 किसके समय? अलेक्जेंडर कनिंघम के समय। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम के समय दो लेख थे। पहले इसमें कुछ पॉइंट हैं, ये है कि रेलवे का लाइन बिछाई जा रही थी। क्या बिछाई जा रही थी? रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक, इसी समय दो लोग थे, दो अंग्रेज थे जिनको बोलते हैं ब्रटन बंधु। कौन? ब्रटन बंधु। इनमें कौन कौन थे? जॉन ब्रटन और कौन थे? विलियम ब्रटन। इन लोगों को भी कुछ ईंटें मिली। लेकिन अभी भी खुदाई नहीं हुई। लेकिन अभी भी खुदाई नहीं हुई।
देखे कितने चालाक थे ये अंग्रेज, हमारी सभ्यता को छुपा के हम ही पे राज कर रहे थे। तो यहाँ तक आप लिखो पहले, उसके बाद इसको हटाते हैं। अब हटा देते हैं इसको। लिखना आप लोग ऐसे ही लिखना, याद करने में आसानी होगी। उसके बाद देखिए 1853-1856 में भी कुछ हुआ नहीं, ईंटें मिली, इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद सोचिए इतने टाइम बाद जाके 1921 में, कब? 1921 में पहले तो क्या किया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी और उस विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। तो सबसे पहले ये लिख सकते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, ठीक। उस समय ये अध्यक्ष थे। तो इन्होंने ही 1921 में दयाराम साहनी जी को ये जिम्मेदारी दी हड़प्पा सभ्यता की खोज करने के लिए। तो किसने? दयाराम साहनी की अध्यक्षता में। खुदाई शुरू की, खुदाई शुरू हुई, ठीक। और सबसे पहला स्थल जो ढूंढा गया, सबसे पहला स्थल जिसकी खुदाई हुई थी वो कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा, इसीलिए हड़प्पा की खोज का जो जिसे जनक माना जाता है वो दयाराम साहनी जी को माना जाता है। और खुदाई कब करवाई गई थी? 1921 में। तो आप इसे लिख लीजिए, फिर बताते हैं। फटाफट लिखो आपको। अब हटा दूं? हटा देती हूँ। ये रहा खोज का सिलसिला। ऐसे हम हड़प्पा सभ्यता तक की खुदाई तक पहुंचे थे। तो ये खोज वाला ऑप्शन हो गया। अब विस्तार में ही हमको एक टॉपिक ये देखना है कि इसका विस्तार कितने देशों में है। एक बाहरी आवाज आ रही है बहुत ज्यादा ना, कि जानबूझ के ना मोटरसाइकिल के हाथ बजाने की पता नहीं क्या वो मची रहती है। जहाँ जरूरत होगी वहां लोग नहीं बजाते हैं, जहाँ जरूरत नहीं होगी वहां जानबूझ कर बजाते हैं और इतनी बजाते हैं लोग क्या बताऊं। और इस समय एक ये स्कूटी आई है, वो कौन सी वाली, बैटरी वाली, उसमें बिल्कुल आवाज ही नहीं होती है, वो लोग हॉर्न बजाते ही नहीं है। और ये मोटरसाइकिल वाले ये इतना हॉर्न बजा देते हैं ना कि एकदम इरिटेट हो जाते हैं। 5 मिनट रुक जाइए, अभी चले जाएंगे। चलिए चले गए। तो देखिए विस्तार में ही हम एक चीज ये देखते हैं कि आखिर इसका विस्तार कितने देशों में हुआ है।
तो कितने देश से मिला हुआ है? 3 देशों में। पहला हमारा भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा क्या है? अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान में 2 स्थल बस मिले हैं। कौन कौन से? मुंडी गार और सोटुगई। ये 2 स्थल मिले और ये 2 स्थल ना प्री में पूछे गए, कई बार पूछे भी गए हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। पाकिस्तान में मिले हैं 500 पुस्तक स्थल और भारत में मिले हैं 1000 तक। सबसे ज्यादा स्थल कहाँ मिले हैं? भारत में मिले हैं। तो देखिए ये हो गया। अब इसको आप कर दीजिए, फिर मैं हटा देती हूँ। जल्दी जल्दी करिए, आज कुछ हद तक तो कंप्लीट हो। तो चलिए आप हटा देते हैं। अब किस टॉपिक पे जाएंगे? प्रमुख स्थल, यानी कि हमारा ये भी हो गया, 4 चीजें हो गई। अब आते हैं प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। सात प्रमुख स्थल हैं, 7 प्रमुख स्थल, जहां से जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। वो 7 कौन कौन से हैं? तो चलिए देख लेते हैं। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा कौन सा है? चहुंदड़ो, लोथल, धौलावीरा, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कितने हुए? 5। तो चलिए देखते हैं वो 7 प्रमुख स्थल कौन से हैं। 7 प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। सबसे